Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 6, General Science Expo class, that is about air and atmosphere. In previous lessons, we discussed composition of atmosphere, different layers of atmosphere, and percentage of different gases present in the air. They were discussed. I shall ask you questions. Are you ready? Are you ready for it? बाद में नींद नहीं आती है। जल्दी का Just stay muted. What the difference between simple distillation and fractional distillation? Simple distillation और fractional distillation में क्या difference है? कौन बता सकते हैं? Zain, जरा गाड़ी बना के देना। Zain, Bhavik, सर इनमें यह डिफरेंस होता है कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में हम एयर को सर ठंडा करते हैं और डिस्टिलेशन में सर हम उसको हीट करते हैं। oh, any other student? Abdullah Sham, Yes sir. but what's the difference between simple distillation and fractional distillation? सर मैंने वो अभी क्लास ज्वाइन की है अभी। बट ये आज का नहीं है, पिछले लेसन का पूछ रहा हूँ। अच्छा वो पिछले लेसन का। सर आपका क्वेश्चन क्या था? अच्छा ये कि सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या फर्क है? अयान सगीर, अयान इमरान, बेटे तवज्जो से बैठें। आपको मैंने बताया था कि यस In order to obtain large quantity of oxygen and nitrogen, व्हाट्स दिस sir, the fractional distillation. एंड देन व्हाट इज सिंपल डिस्टिलेशन? Sir, simple distillation. बेटे सिंपल डिस्टिलेशन जो है दैट इज अ प्यूरिफिकेशन टेक्निक, while fractional distillation is a separation technique. सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर हम किसी भी लिक्विड को इम्प्योरिटीज से सेपरेट करते हैं, इम्प्योरिटीज से प्योरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिक्विड है, उसमें कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हैं, हम उसे बॉयल करेंगे तो हमारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होकर दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जबकि इम्प्योरिटीज जो हैं वो हमारे बॉयलर के अंदर ही रह जाएंगी। तो ये है सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास दो या ज़्यादा लिक्विड्स जो हैं वो मिक्स्ड होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। जब हम उन्हें हीट करते हैं, पहले हाई टेम्परेचर पे उसको हम हीट करते हैं, उसके बाद डिस्टिलेशन टॉवर के अंदर उसको रिलीज कर देते हैं। तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पे जो है वो डिफरेंट कंडेंसर्स में कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। ये चीज़ लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी, आप तवज्जो से सुना करें, और जो बच्चा लेक्चर नहीं अटेंड कर सकता वो यूट्यूब पे देख लिया करें लेक्चर। उसके बाद बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमने डिस्कस की थी, जिसमें नाइट्रोजन जो है ये हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर टू स्टार्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन अर्थ। अब यहाँ से देखें, एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, तो ऑक्सीजन का बताएंगे। 21% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन बनाती है। अर्थ आल्सो हैज एन ओजोन लेयर। ऑक्सीजन के अलावा बताया कि जमीन के ऊपर ओजोन भी पाई जाती है, जो कि आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बताया गया था
कि ओजोन की लेयर पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन की एक फॉर्म है, इसका फार्मूला O3 होता है, जबकि जो आम ऑक्सीजन है उसका फार्मूला O2 होता है। यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, जबकि ओजोन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ से, एटम्स की तादाद के लिहाज से जो डिफरेंस है। ओजोन का फार्मूला O3 मीन उसमें 3 एटम हैं, जबकि ऑक्सीजन में 2 एटम हैं ऑक्सीजन के। तो ये O2 वो ऑक्सीजन है दैट वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं। उसके बाद आपको ऑकरेंस का बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन occurs in water and is also an important part of materials which make up the earth's crust. पानी के अंदर भी ऑक्सीजन पाई जाती है। एक तो पानी में H2O की फॉर्म में है, इसके अलावा ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में भी पाई जाती है। पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होती है, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो डिसॉल्व फॉर्म में होती है। आप याद रखें कि रेस्पिरेशन में एक्वाटिक एनिमल्स वो ऑक्सीजन यूज नहीं करते जो वाटर के अंदर होती है H2O की फॉर्म में केमिकली कंबाइंड, वो अलग नहीं हो सकती, बल्कि वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन यूज होती है बाय एक्वाटिक एनिमल्स। इसके अलावा बताया कि अर्थ क्रस्ट में मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल पाए जाते हैं, उनके अंदर भी ऑक्सीजन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सैंड फॉर एग्जांपल देखें, सैंड जो कि रेत है, सैंड सिलिकॉन ऑक्साइड जो है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 इसका फार्मूला था। तो आप देखें इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है। आगे प्रॉपर्टीज बताई गई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कलरलेस गैस है and does not have any smell, means odorless। कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस का मतलब होता है जिसकी स्मेल ना हो, उसका कोई कलर नहीं है, ना ही कोई स्मेल है। इट इज स्लाइटली डेंसर देन एयर, ठीक है, हवा से ये थोड़ी सी हैवी होती है, डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है। एंड इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कुछ हद तक ये डिसॉल्व हो जाती है, और यही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो एक्वाटिक एनिमल्स रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। ऑक्सीजन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। ये जो ऊपर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस बताया गया था, तो इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन को हम हवा से अलग करते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। आगे इसके यूजेस आपको बताए जा रहे हैं, स्टील के बनाने में इस्तेमाल है इसका। इन ऑक्सी एसिटाइलिन कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। ऑक्सी एसिटाइलिन क्या है? एसिटाइलिन गैस होती है जो वेल्डिंग में यूज होती है। जब ये गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो ऑक्सी एसिटाइलिन का फ्लेम पैदा होता है। दैट्स ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज यूज्ड टू मेल्ट मेटल्स। वो मेटल्स को मेल्ट कर देता है। तो मेटल्स की कटिंग करनी हो, क्योंकि देखिए जहाँ से मेल्ट होगी तो हम इजीली उसको तोड़ सकते हैं, मेटल को वहां से कट कर सकते हैं। और मेटल्स की वेल्डिंग में जो है ये फ्लेम यूज होगा। नेक्स्ट बताया कि ऑक्सीजन जो है इट इज यूज इन ब्रीदिंग apparatus फॉर डाइविंग, फायर फाइटिंग एंड इन हॉस्पिटल्स। डाइविंग के लिए, डाइविंग क्या होता है? गोता लगाना, समंदर में गहराई में जाना। फायर फाइटिंग, आग बुझाने वाला प्रोसेस। इन हॉस्पिटल्स, मरीजों को ऑक्सीजन देना। तो ये ब्रीदिंग अपरेटस बनाए जाते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन एक मुनासिब प्रोपोर्शन में, जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन होता है, उसमें प्रोवाइड की जाती है। लेबोरेटरी में बताया कि यू कैन टेल दैट अ गैस इज ऑक्सीजन। क्या आप लेबोरेटरी में ऑक्सीजन का टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है? और वो टेस्ट क्या है? इट विल मेक अ ग्लोइंग वुडन सप्लिंट बर्स्ट इनटू फ्लेम। वुडन सप्लिंट, सप्लिंट क्या होता है?
सबलेट बेटे आप लकड़ी की आप सलाख को कह सकते हैं, छोटी सी सलाख लकड़ी की जिसके सिरे पे जो है वो आग लगी हुई हो, या उन्होंने कहा ग्लोइंग वुडन सबलेट, कि वो ग्लो कर रही है, आग नहीं जल रही थी, जस्ट वो ग्लो कर रही थी। तो आपने क्या किया, अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड की तो वो जलने लगे, बर्स्ट इनटू फ्लेम, कि वो जलने लग जाएगी। ये ऑक्सीजन का टेस्ट बताया। ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, अगर केमिकल रिएक्शंस के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शंस करती है अदर सब्सटेंसेस के साथ, और बहुत से प्रोसेसेस के अंदर इसका यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप रस्टिंग का प्रोसेस देखें, रस्टिंग क्या होता है? सर जैमा, जंग लग जाना। जंग लग जाना। तो जैमा बड़े आपने अनम्यूट किया हुआ है कि आपकी जो भी आपकी तरफ से कोई नॉइस होता है वो क्लास में आता रहता है, हालांकि क्वेश्चन जब हो रहा है उस वक्त आपका आंसर नहीं आ रहा। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को जिस वक्त को बात करनी हो, लेकिन आगे पीछे म्यूट रहे। रस्टिंग कहते हैं जंग लगना, ठीक है। रस्ट बताया कि इट्स अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म है, और बनती कैसे है? जब लोहे का, आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन होता है। आपको मैं पहले भी रस्टिंग में बता चुका हूँ कि आप रस्टिंग से किसी चीज को बचाना चाहते हैं, मतलब रस्टिंग की टर्म लोहे के लिए यूज होती है, आप लोहे को जंग से बचाना चाहते हैं, तो उसका आसान सा तरीका क्या है कि ऑक्सीजन या वाटर दोनों में से किसी एक से उसको बचा कर रखें, या ऑक्सीजन ना पहुंचने दें या नमी ना पहुंचने दें, बेशक दोनों को ना पहुंचने दें, लेकिन अगर एक चीज से भी आप लोहे को बचा लेंगे तो उसकी रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों चीजें इकट्ठी हों तो तब रस्ट बनता है। बेटा क्लियर है ये बात? रस्टिंग के लिए कौन कौन सी चीजें होनी जरूरी हैं? Yes, sir. अहमद बेटे आप बताएं, रस्टिंग के लिए कौन सी चीजें होनी जरूरी हैं? जंग कब सर लगेगा? रस्टिंग का जंग तब लगेगा जब ऑक्सीजन और वाटर आयरन का जब आपस में ठीक रिएक्शन है, होता है ओके तो ओके। रस्ट बनती है। मीन्स के दो चीजें जो है वो होनी चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर। इब्राहिम नासिर, हुजैमा इमरान, बाविक, सर बड़े आप बताएं, हम लोहे को जंग से बचाना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? सर अगर आयरन पे अगर अट्रैक्ट होंगे सर तो वो उस पे जंग लग जाएगा। हम बचाना चाहते हैं, लोहे की चीज है कोई। सर कहना है, Sir. सर कहना है। Sir, can I? सर समझ नहीं आया। Sir. यहाँ इमरान बताएगा, लोहे की चीज है उसको जंग से बचाना चाहते हैं, क्या करें? सर किसी एक चीज को उस तक ना पहुंचने दें। कौन सी एक चीज को? सर इनमें से किसी भी है, हमने इनको पहुंचने नहीं देना। बेटे नाम कोई बताएं, चीज सात पहुंच सफदर गई। आप बताएंगे, सात सफदर। सर ऑक्सीजन और सर पानी को सर बिल्कुल एक ठीक। चीज ऑक्सीजन पानी और पानी जो है इन दोनों में से किसी एक चीज से उसको बचा लें, लोहे की चीज को, तो जंग नहीं सर लगेगा। वाटर यस, वाटर ओके ओके। नेक्स्ट इज कंबस्टन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्टन। कंबस्टन मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर बर्निंग, जलने का प्रोसेस ही है कंबस्टन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी चीज का जो जलना है, like if something will burn in air, it will burn even better in oxygen। कि हवा में कोई चीज अगर जल सकती है, यानी पहले तो ये देखना है कि वो चीज जलने वाली हो, फ्लेमेबल हो। फ्लेमेबल क्या होती है? जो आग पकड़ सकती है, जो जल सकती है। टर्म याद रखें, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? यस सर क्या डिफरेंस है? यस सर।
सर फ्लेमेबल वो सर? वाली होती है जिन पे आग लग सकती है, और जो इनफ्लेमेबल होती है उन पे आग नहीं लग सकती। नो 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 बेटे याद रखें, ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल दोनों का मतलब यही है कि जिसको आग लग सके। इनका उल्ट है अनफ्लेमेबल। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। अनफ्लेमेबल जो है वो इनका उल्ट है। एंटोनिम क्या है? अनफ्लेमेबल, जिसको आग ना लग सके। फ्लेमेबल हो या इनफ्लेमेबल हो, ये सिनोनिम्स हैं। तो चीज फ्लेमेबल होनी चाहिए। वो अगर हवा में जल रही है, ठीक है, हवा में जल रही है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो और बेहतर जलेगी, क्योंकि हवा में भी जल रही है तो हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की वजह से जल रही है। हवा में तो ऑक्सीजन 21% है, और अगर 100% ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर होगी तो उसमें तो बहुत बेहतर जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो फैसिलिटेट करती है बर्निंग को। इसलिए जब हम कोल जलाते हैं वो नहीं जलता तो उसको हवा देते हैं। बेटे जो हवा देते हैं असल में सिर्फ प्रेशर को बढ़ाते हैं हवा से, हवा वो फैनने करके या हवा देकर, कि पहले जो हवा है वो स्टिल होती है, रुकी हुई होती है, वहां पे हवा को हम चलाते हैं। और चलाने से यही होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जो है इन कांटेक्ट आती है विद द कोल। ठीक है, जहां आग जल रही है ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा वहां कांटेक्ट होता है और वो यूज होती है। ठीक है, इधर उधर की ऑक्सीजन जब हम हवा को मूव करते हैं ना, इधर उधर की हवा को, तो फिर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे कांटेक्ट लेती है, कांटेक्ट पाती है, और बनने का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होता है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। इसको वेस्ट प्रोडक्ट क्यों कहा, हालांकि इतनी यूजफुल चीज है। वेस्ट प्रोडक्ट सर इसलिए कह रहे कहा, हैं यस सर क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, उनको वो मिल जाती है, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसके दूसरी साइड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, उनको वो नहीं चाहिए होती तो वो निकाल देते हैं। कुछ हद तक मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। बेटे जो वेस्ट प्रोडक्ट की बात की, ये सिर्फ प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्शन के लिहाज से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, बेसिकली इट्स पर्पस वाज नॉट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, इट वाज मेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, फूड मैन्युफैक्चर जो है ये फोटोसिंथेसिस का बेसिक काम था। इसका काम ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं थी, ऑक्सीजन तो एडिशनल बनी है, इसलिए इसको वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किया। दूसरी बात, वेस्ट प्रोडक्ट दूसरी दूसरी सूरत ये भी है कि प्लांट्स के अंदर जितनी ऑक्सीजन पैदा होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो उनकी जरूरत से ज्यादा होती है, तो जो सरप्लस चीज होती है उसको भी वेस्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में वो बहुत ज्यादा होती है, रेस्पिरेशन में उन्होंने थोड़ी यूज करनी होती है और बाकी सारी रिलीज कर देते हैं, इस वजह से इसको वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। केमिकली बताया कि ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इट इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का ये उल्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ऑटोमेटिकली उल्ट हुए एक दूसरे के। ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड्स such as glucose in both plants and animals to produce energy, carbon dioxide and water। ये रिएक्शन बताया जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का बताया कि ऑक्सीजन जो है ये खुराक के साथ रिएक्शन करती है, पौधों में भी और जानवरों में भी, और रिजल्ट के तौर पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। अब ये सारी चीजें देखें, जब फोटोसिंथेसिस हुई थी तो ये सारी चीजें यूज हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने हवा से ली थी, पानी जो है वो जमीन से लिया था, एनर्जी सन से ली थी, सोलर एनर्जी यूज की थी। ये सारी चीजें जो है ये रॉ मटेरियल था फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज थी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जहाँ पे रेस्पिरेशन में देखें तो ऑक्सीजन भी यूज हो रही है, ग्लूकोज भी यूज हो रहा है, और ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज हुई थी, इसलिए कहा कि दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। Next, oxides. Oxygen combines with all other elements except for the rare or noble gases. Rare gases या noble gases जो है ये periodic table के अंदर आखिरी जो ग्रुप है
में आते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। इन गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो ये जो गैसेस हैं इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं, या रेयर गैसेस इसलिए कि ये बहुत कम पाई जाती हैं, और नोबल गैसेस इस वजह से कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये स्टेबल हैं। तो ऑक्सीजन जो है इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होती है और उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उन्हें हम ऑक्साइड्स कहते हैं। ऑक्साइड को हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। बाइनरी का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बाइनरी का मतलब दो एलिमेंट्स वाला कंपाउंड, और ऐसा बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो उसे हम ऑक्साइड कहेंगे। यानी बाकी दूसरा कोई भी हो सकता है एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो, हम ऐसे कंपाउंड को ऑक्साइड कहते हैं। Compounds found by these reactions are called oxides. Most metals burn in oxygen to form oxides. Metals ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं इनके। जैसे देखें मैग्नीशियम है, it burns with a brilliant white flame in oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तेज चमकदार फ्लेम के साथ जो है, वाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम जलती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वाइट पाउडर की फॉर्म में। It forms a white powder, magnesium oxide. Most non-metals also burn in oxygen, forming oxides. अक्सर नॉन मेटल्स का बताया कि वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती हैं और उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये आपको ऑक्साइड्स के बारे में बताया गया है कि जब ऑक्सीजन अदर एलिमेंट से मिले तो ऑक्साइड्स बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है विच इज डेंसर देन एयर, हवा से डेंस है, ज्यादा डेंसिटी रखती है, यानी हैवी है। इट कैन बी पोर्ड ओवर अ बर्निंग सप्लेंट टू पुट इट आउट। जैसा बर्निंग ग्लोइंग सप्लेंट जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड की तो इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, ठीक है। जो ग्लोइंग सब्सटेंट है इट कैन बर्स्ट इनटू फ्लेम बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, जबकि बर्निंग सप्लेंट हो, जल रहा हो, बजाय ग्लोइंग के जल रहा हो सप्लेंट, उसको अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर आप डालते हैं तो वो बुझ जाएगा। अंडर प्रेशर क्वाइट अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिसॉल्व्स इन वाटर। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की होती है और अंडर हाई प्रेशर डिसॉल्व की जाती है, क्योंकि ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है प्रेशर बढ़ाने से। ये प्रोसेस यूज कहाँ होता है? टू मेक फिजी ड्रिंक्स सच एज लेमनेड। फिजी ड्रिंक्स क्या होते हैं? वो ड्रिंक्स जिनके अंदर आप बबल्स वगैरह प्रोड्यूस होते देखते हैं। आप कोई भी ये सोडा वाटर ड्रिंक्स जो हैं इनको देखें तो इनके अंदर आप उनको ओपन करते हैं जब तो बबल्स आपको उनके अंदर फील होते हैं। फिजी ड्रिंक्स होते हैं बबल्स जिन ड्रिंक्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आपको ये जो है स्प्राइट वगैरह ये चीजें, ये कोई भी आप ऐसी बॉटल जो है सामान है तो इनके अंदर आप देखते हैं कि इनको गिलास में डालें तो बबल्स अंदर बन रहे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फिजी ड्रिंक्स। लेमनेड एग्जांपल इसकी दी है, लेमन सोडा। When carbon dioxide dissolves in water, it forms weak acid. कार्बोनिक एसिड बनता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर कौन सा एसिड बनाती है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये वीक एसिड होता है और इसी की वजह से उस ड्रिंक का जो जायका होता है वो सावर होता है, यानी तुर्श होता है, खट्टा होता है। एसिड्स की ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव sour taste. Solid carbon dioxide is white and is known as dry ice. कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिडिफाइड होती है ये ड्राई आइस कहलाती है और यूज कहाँ होती है? फॉर कूलिंग। When heated, dry ice does not melt but sublimes, forming the gas. जब हम इसको हीट करते हैं ड्राई आइस को तो ये मेल्ट नहीं होती, लिक्विड में चेंज नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट ही गैस में चेंज होती है और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसलिए कहा कि ड्राई आइस जो है इट सब्लाइम्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट फ्लेमेबल, इसको आग नहीं लगती।
and it does not support combustion. जैसा ऑक्सीजन कंबस्शन को बर्निंग को सपोर्ट करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग को या कंबस्शन को भी सपोर्ट नहीं करती. For that reason, it is used in fire extinguishers to put out fires. Now, you can be asked, for what reason carbon dioxide is used in fire extinguishers to put out fires? किस वजह से फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं आग बुझाने वाले आले, किस वजह से या किस प्रॉपर्टी की बेस पे फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज किया जाता है? कौन बताएगा? सर कहना है यस. सर कहना है सर क्योंकि उसको आग नहीं लगती. दूसरी बात, इट डज सर नॉट ड्राई आइस होती. बेटे दो बातें बताएं ना कि इट इज नॉट फ्लेमेबल, सर, ये कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करती. सपोर्ट नहीं करती. हाँ, ये दो बातें हैं कि ये फ्लेमेबल नहीं है, यानी इसको आग नहीं लगती, खुद नहीं जलती और जलने में मदद भी नहीं देती. ये दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लिविंग थिंग्स रेस्पायर. लिविंग थिंग्स का कहा कि एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, ड्यूरिंग देयर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. एंड व्हेन कार्बन एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर बर्न्ड, कि कार्बन ये कोयला वगैरह हो गया, या कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल वुड है या ऑयल है, फ्यूल वगैरह कोई भी चलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट व्हेन इट रेस्पायर्स. ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस बता रहे हैं, ये बेकरी प्रोडक्ट्स में जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यीस्ट की रेस्पिरेशन में जो प्रोड्यूस होती है, इट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड सम काइंड्स ऑफ केक्स, राइस. आप देखते हैं कि ब्रेड या केक जो है वो राइस से हो जाते हैं. उनके अंदर जो केविटीज आप देखते हैं, केविटीज, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो वेपोरेट हो जाता है, और अंदर जो गैस पैदा होती है उस गैस के प्रेशर की वजह से जो केक्स हैं या ब्रेड है तो वो राइज करती है, यानी एक्सपैंड करती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और दूसरा क्या होता है? स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होती है. रॉ मटेरियल दूसरा कौन सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? सर वाटर. वाटर. वेल डन. वाटर होता है. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का. इन लेबोरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड इज टेस्टेड by bubbling the gas into lime water. कार्बन डाइऑक्साइड का लेबोरेटरी में टेस्ट किया है ये चेक करने के लिए कि ये वाकई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. We pass this gas into through lime water. हम इस गैस को लाइम वाटर में से पास करते हैं. लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो लाइम वाटर जो है इट टर्न्स चॉकी और क्लाउडी या मिल्की कह सकते हैं, उसका कलर मिल्की सा हो जाता है. अब वजह क्या होती है? वजह यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये इनसॉल्युबल है. इसी वजह से मिल्की कलर आया, ये क्लाउडी या चाकी कलर जो आया मिक्सचर के अंदर, वो इस वजह से था. कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स लाइम वाटर टर्न क्लाउडी और मिल्की, ये इसका टेस्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेनी प्रोसेसेस. पता है कि बहुत से प्रोसेसेस जो हैं उनके अंदर ये बाई प्रोडक्ट, उनका बाई प्रोडक्ट है. बाई प्रोडक्ट उससे कहते हैं जो कि किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ एडिशनली बन रहा हो. मींस कि जिसको हम नहीं बनाने जा रहे थे, हमारा अपरेटस सेट करने का पर्पस उस चीज की प्रोडक्शन नहीं था जो कि बन चुकी है, बट इट इज यूजफुल, वो है मुफीद, इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पस उसको प्रोड्यूस करना नहीं था. ऐसी चीज को कहते हैं बाई प्रोडक्ट. ऐसी चीज का बनना जिसका इस्तेमाल नहीं है उसको वेस्ट प्रोडक्ट कहा गया. जैसे फोटोसिंथेसिस में कहा कि ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है, कि पौधों के लिए वो सरप्लस है. जो ज्यादातर क्या होती है? सरप्लस, इजाफी होती है. और ऐसी चीज जो यूजफुल हो, ठीक है, जितनी प्रोड्यूस हो सारी की सारी यूज की जा सके, तो वो क्या कहलाती है? बाई प्रोडक्ट. Carbon dioxide is manufactured by heating chalk or limestone in a kiln like this. ये जैसे आपको kiln क्या होती है? भट्टी होती है जिसमें कि हम
लाइमस्टोन का कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहते हैं। उसको या चाक को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अबाउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी स्टूडेंट? I am going to take your attendance. You are to be muted. Sun warms the earth and certain gases such as carbon dioxide. पता है कि सूरज जो है ये जमीन को गर्म करता है और कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा अदर गैसेस भी होती हैं, मीथेन है, वाटर वेपर्स भी हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये गैसेस क्या करती हैं? दे ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर। जमीन से जब हीट इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, री रेडिएट होकर वापस जा रही होती है, तो ये जो हवा में गैसेस मौजूद होती हैं ये उस हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह से वो हीट हवा में जो है वो बरकरार रहती है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ heat raised by these gases, it is called greenhouse effect. ग्रीन हाउसेस बेटे याद रखें कि कुछ ऐसे पौधे जो मैदानी इलाकों में ग्रो कर सकते हैं, वो इस वजह से यहाँ ग्रो करते हैं कि उनको हॉट क्लाइमेट चाहिए। इस तरह के पौधों को अगर हम पहाड़ी इलाकों में ग्रो करना चाहें तो वहाँ पे मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ की एटमॉस्फेयर जो है वो कोल्ड है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे ग्लास के, शीशे के जो है वो केसेस बनाकर, ठीक है, ग्लास केसेस बनाकर, चैम्बर्स बनाकर उनके अंदर इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। अब उन चैम्बर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उनकी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि सूरज से जो आने वाली रेज होती हैं ये इन चैम्बर्स के अंदर दाखिल हो सकती हैं। जैसा यहाँ पे देखें, ये लाइट एंड हीट फ्रॉम सन नीचे दाखिल होती है दिखाई, जबकि जमीन के साथ टकराने के बाद ये रेडिएशन जो है इनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ये इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती हैं और उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है। अब वो इन ग्लास केसेस से बाहर नहीं निकल सकती। बड़े जो आने वाली रेज थी उनकी वेवलेंथ शॉर्ट थी, और शॉर्ट वेवलेंथ हो तो पेनिट्रेशन ज्यादा। पेनिट्रेशन कहते हैं टू पास थ्रू समथिंग। ग्लास केसेस में से वो रेडिएशन इसलिए गुजर गई थी क्योंकि उनकी वेवलेंथ शॉर्ट थी और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा थी, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं। ये रेडिएशन जो है इंफ्रारेड है और इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब ये ग्लास केसेस से बाहर नहीं निकल सकेंगी, रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही रहेंगी, अंदर की एटमॉस्फेयर में, तो अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। अब दिन को ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है कि सारा दिन रेडिएशन अंदर आती रहती हैं और जो एटमॉस्फेयर केसेस के अंदर की है वो हॉट होती रहती है। रात को जब बाहर सीवियर कोल्ड हो तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है और पौधे शदीद सर्दी के बावजूद इन केसेस के अंदर जो है वो सरवाइव करते हैं। और जब रात गुजर जाती है, दिन को अगेन जो है सूरज चमकता है तो रेडिएशन दोबारा आना शुरू हो जाती है। तो ये बड़े कहलाते हैं ग्रीन हाउसेस। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आपको बताया जा रहा है एटमॉस्फेयर का, वो क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं वो भी सूरज की हीट को इसी तरह से ट्रैप कर लेती हैं, जिस तरह के इन ग्लास केसेस के अंदर हवा ट्रैप होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट याद रखें, जो इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ओजोन की लेयर के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की भी थिक लेयर बनती जा रही है और इस कार्बन डाइऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल यही है जो यहाँ पे ग्लास केसेस की आपने देखी है कि ये रेडिएशंस को अंदर तो आने देते हैं लेकिन बाहर नहीं जाने देते। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर में से भी सूरज की रेडिएशन जो है वो नीचे जमीन तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन जमीन से
जो री रेडिएट होकर वापस जा रही होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के थिक लेयर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो एटमॉस्फेयर में ही रह जाती हैं, जिस वजह से एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जैसा इफेक्ट ग्रीन हाउसेस के अंदर था वैसा इफेक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने क्रिएट कर दिया, तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा। ग्रीन हाउस गैसेस का याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन का मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कह सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है वैसे, और वाटर वेपर्स जो हैं इनका मेजर रोल है, ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। Without the greenhouse effect, climate of our Earth would be on average about 35 degree centigrade colder than it is now. कहा कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो एटमॉस्फेयर जितनी जो जिस कदर अब है इससे तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा जो है वो वार्म होती, टेम्परेचर ज्यादा होता। Life would only be possible in the tropics and most of the world's water would be frozen solid. यहाँ पे आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की बात थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना होता तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर में कमी होती। और लाइफ कहाँ के सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल होती है? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स कौन सी जगह होती हैं बेटे? जो सेंट्रल लाइन होती है ना, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसको कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर की दोनों साइड्स का जो रीजन है वो ट्रॉपिक्स है। जो नॉर्थ साइड का है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और जो साउथ साइड का वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं। कहा कि सिर्फ इन्हीं रीजन्स से ही लाइफ पॉसिबल होती, बाकी जगहों का टेम्परेचर ही बहुत कम होता, इवन के वाटर जो है वो सॉलिड बन जाता। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and other so-called greenhouse. Sir, there is someone named I. Better be silent and attentive. Students will join it, otherwise it will be recorded. पता है कि for thousands of years amount of carbon dioxide जो है and other so-called greenhouse gases in the atmosphere remained more or less constant. कि पहले तकरीबन ये constant रही हजारों सालों तक, but during the last 150 years or so, लेकिन गुज़श्ता 150 years से अगर हम देखें, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो है वो इंक्रीज हुई है बाई 31%, तकरीबन 31% जो है इंक्रीज हो चुकी है ओवर द सेम पीरियड। द लेवल ऑफ मीथेन एंड इवन मोर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस इन द एयर हैज risen by 151%। मीथेन का जो लेवल है वो 151% कहा कि इंक्रीज हुआ है, मोस्टली फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सच एज रेजिंग कैटल एंड ग्रोइंग राइस। ठीक है, मवेशी पालना, राइस की जो चावल की फसल है, तो ऐसी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं तो इनसे भी मीथेन गैस में इजाफा होता है। Main reason for the increase of the in amount of carbon dioxide in air जो है, which is because we are burning more and more fossil fuels। हम fossil fuels ज्यादा से ज्यादा जला रहे हैं, कोल हो, ऑयल है या नेचुरल गैस है, ये सारे fossil fuels कहलाते हैं। fossils बेटे कहते हैं ऐसे एनिमल्स जो के काफी पहले के दौर में रहते थे और उनके मर जाने के बाद वो जमीन के नीचे दब गए और उनकी बॉडीज जो है डिके के बाद वो ऑयल या गैस में कन्वर्ट हुई, तो ऐसे फ्यूल को फॉसिल फ्यूल इस वजह से कहा जाता है। बाय ड्राइविंग कार्स यूजुअली यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट्स दैट बर्न फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम पावर प्लांट्स को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो पावर प्लांट्स के अंदर भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज होता है। और हीटिंग आवर होम्स विद वुड, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये चीजें यूज करते हुए हम घरों को गर्म करने की कोशिश करते हैं। वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हीट ट्रैपिंग गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। इन सारी एक्टिविटीज से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है
और इसके साथ साथ जो बाकी हीट ट्रैपिंग गैसेस हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस आपको बताया गया, मीथेन वगैरह, वाटर वेपर्स हैं, इनकी अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट एक्टिविटीज देखें, क्लियरिंग फॉरेस्ट इज अनदर बिग सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जंगलात की कटाई, क्योंकि फॉरेस्ट का काम देखें, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करते हैं, तो ऐसा से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है। जब हम फॉरेस्ट की कटिंग कर देते हैं तो जंगलात कम होने की सूरत में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है। समझा ना कि fewer trees means that less carbon dioxide is being taken up during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा प्लांट थोड़े होने की वजह से। ये आपको डिफरेंट एक्टिविटीज से बताई गई हैं। As the concentration of greenhouse gases grows, more heat is trapped in the atmosphere. कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इनकी मिकदार बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, तो ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रैप होती है एंड लेस एस्केप्स बैक इनटू द स्पेस। स्पेस में थोड़ी हीट जो है वो एस्केप कर सकती है। अगर ये गैसेस ना होती, जो कार्बन डाइऑक्साइड की, जो मैंने बताया था कि ओजोन के नीचे थिक लेयर है, वो ना होती, तो ये हीट जो है ये एस्केप कर जाती है इसमें स्पेस में, और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इस कदर इंक्रीज ना होता। दिस इंक्रीज इन ट्रैप्ड हीट चेंजेस द क्लाइमेट एंड ऑल्टर्स वेदर पैटर्न्स। जैसे जो क्लाइमेट है वो चेंज होती है, वेदर के अंदर चेंजेस आती हैं। इट मे लीड टू सर्टेन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज बिकमिंग एक्सटिंक्ट। और ऐसी एटमॉस्फेयर की वजह से, हॉट एटमॉस्फेयर की वजह से, जो कि फेवरेबल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, many species of these organisms they have become extinct. Extinct क्या होता है? खत्म हो जाना। चेंज लेंथ ऑफ सीजन्स, ठीक है, मौसमों के अंदर चेंजेस आती हैं, उनके ड्यूरेशंस जो है उनको चेंज होते हैं। एंड व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, जो फसलें हम काश्त करते हैं, तो जो कि डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है इट इज आल्सो अफेक्टेड। काज कोस्टल फ्लडिंग, जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे फ्लडिंग होती है, पानी का लेवल राइज हो जाता है ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से। एंड इट लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर स्टॉर्म्स, ठीक है, तूफान जो है, आंधियां वगैरह ये ज्यादा चलते हैं, यानी मौसमी जो चेंजेस हैं ये ज्यादा होती हैं। बट यानी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके, अल्लाह हाफिज।